पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है और हर तरफ हर घर में बस एक ही बहस चल रही है। दौर किसका बेहतर था, इमरान खान का या पीडीएम का? और ये कोई मामूली सियासी बहस नहीं है, ये वो हकीकत है जिसका असर सीधा लोगों के घरों के बजट और उनके मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। लेकिन एक मिनट, ये समझना भी ज़रूरी है कि ये जो माशी गैर यकीनी सूरत हाल है ना, ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि यूरेशिया रिव्यू ने इसको बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि पाकिस्तानी मईशत हमेशा से ही एक नाजुक रस्सी पर चलने जैसा काम रहा है, जहाँ तरक्की और बुहरान के दरमियान बस एक बारीक सी लकीर होती है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो यही दो अदवार हैं। एक तरफ इमरान खान की पीटीआई हुकूमत और दूसरी तरफ पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत। चलें अब देखते हैं कि अदादो-शुमार इन दोनों के बारे में हमें क्या बताते हैं। इस बहस में असल आग तब लगी जब ब्लूमबर्ग के एक सर्वे ने अचानक सबको हैरान कर दिया। पता है क्या हुआ? पाकिस्तान के अपने मालियाती पेशेवर अफराद ने, इन माहिरीन ने जो मईशत को समझते हैं, उन्होंने मुल्क की बहाली के लिए इमरान खान को अपना अव्वलीन इंतखाब करार दिया। सोचें ज़रा, ये एक ऐसी तलाश थी जिसने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया और पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? हम देखेंगे कि आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ा, फिर थोड़ा जूम आउट करके बड़ी मुआशी तस्वीर को समझेंगे, सियासत, ताकत और इस सब के पीछे की कहानी पर नजर डालेंगे, फिर इस शैतानी चक्कर की बात करेंगे जिसमें हम फंसे हुए हैं, और आखिर में हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा है। चलें शुरुआत करते हैं सीधा उन चीज़ों से जिनका असर हर एक ने महसूस किया, यानी आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या बीती। सबसे पहले महंगाई। ये वो लफ्ज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा सुना गया। खान के दौर में महंगाई की बुलंद तरीन शरह 13% के करीब थी, मगर इसके मुकाबले में पीडीएम के दौर में ये 40% तक जा पहुंची। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा थी। इसका सीधा सा मतलब था कि लोगों की खरीदने की ताकत बुरी तरह से ख़त्म हो गई थी। रुपए की कदर का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। पीडीएम हुकूमत के वक्त डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इतनी गिरी कि डॉलर 310 रुपए की रिकॉर्ड बुलंदी तक चला गया। इसका नतीजा क्या हुआ? मुल्क में एक तो अजीब किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल फैल गई और बाहर से आने वाली हर चीज़ सबके लिए महंगी हो गई। और इसका असर हम सबकी ज़रूरत की चीज़ों पर कैसे पड़ा, ज़रा देखें। चीनी 80 रुपए से 180 रुपए किलो, आटा 55 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो, और पेट्रोल 149 से सीधा 310 रुपए फी लीटर। इन आदाद ने तो वाकई हर घर के बजट को हिला कर रख दिया था। तो ये तो थी आम आदमी की कहानी। अब जरा जूम आउट करते हैं और मुल्क की मजमूई माशी सेहत को देखते हैं। अब बड़ी तस्वीर में क्या नजर आता है? देखें, खान के दौर में जो माशी तरक्की थी यानी जीडीपी, वो 6% थी, लेकिन पीडीएम के दौर में ये तरक्की एकदम से रुक सी गई और सिर्फ 0.5% रह गई। इसका सीधा सा मतलब क्या है? कम नौकरियां, कम मौके और मुल्क भर में माशी सरगर्मियों का एक तरह से थम जाना। किसी भी मुल्क का खजाना यानी उसके ज़रे मुबादला के ज़खायर बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। खान के दौर के आखिर में ये ज़खायर 16.4 बिलियन डॉलर थे, लेकिन पीडीएम के दौर में ये खतरनाक हद तक गिर गए, सिर्फ 7.8 बिलियन डॉलर रह गए। इससे मुल्क के दिवालिया होने का हकीकी खतरा पैदा हो गया था। और इन सब आदादो शुमार का इंसानी चेहरा क्या है? वो ये है कि 2022 में 2021 के मुकाबले में 3 गुना से भी ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। क्यों? एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। ये एक तरफ तो मायूसी दिखाता है और दूसरी तरफ मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा इंसानी सरमाया जा रहा था। मगर ठहरे, ये आदादो शुमार पूरी कहानी नहीं है। मईशत को सही से समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके पीछे जो सियासत चल रही है उसे समझा जाए। और जब भी पाकिस्तान की सियासत की बात होती है तो एक लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है, इस्टेब्लिशमेंट। ये क्या है? आम तौर पर ये इस्तिलाह सिक्योरिटी इदारों के लिए इस्तेमाल होती है और उन्हें सियासत का किंग मेकर समझा जाता है, यानी वो ताकत जिसका असर इस बात पर होता है कि कौन हुकूमत में आएगा और कौन जाएगा। इसी तनाजुर में इमरान खान की सियासत को देखें तो उनका बयानिया हमेशा से स्टेटस को,
اور بدعنوانی کے خلاف رہا ہے۔ وہ عام آدمی کو روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس نے انہیں ایک بہت بڑی عوامی حمایت دی ہے جو انہیں باقیوں سے الگ کرتی ہے۔ تو پچھلے کچھ سالوں میں ہوا کیا؟ چلے اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ پھر اپریل 2022 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے فاصلہ اختیار کیا تو خال کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد آئی پی ڈی ایم کی حکومت، جسے ایک گرتی ہوئی معیشت ورثے میں ملی، اور نومبر 2022 تک خان سڑکوں پر تھے، نئے انتخابات کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ جو پورا سیاسی اتار چڑھاؤ تھا نا، یہ وہ طوفان تھا جس نے معیشت کی کشتی کو بری طرح ہلا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ مسئلہ صرف ان دو حکومتوں کا ہے یا اس کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں؟ اصل میں پاکستان کی معیشت کئی دہائیوں سے ایک چکر میں پھنسی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں بوم اینڈ بسٹ سائیکل، یعنی عروج و زوال کا چکر۔ ہوتا کیا ہے اس میں، جب بھی معیشت تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو ہم باہر سے چیزیں منگوانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے ذخائر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر مجبوراً ہمیں IMF کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ یہ چکر کام کیسے کرتا ہے؟ سوچیں، پہلے حکومت تیز ترقی کی کوشش کرتی ہے، اس سے درآمدات یعنی باہر سے آنے والی چیزوں کی طلب بڑھ جاتی ہے، پھر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گرنے لگتے ہیں اور آخر میں ہمیں IMF سے سخت شرائط پر قرض لینا پڑتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس چکر کی اصل وجہ ہمارے معاشی ڈھانچے کی کچھ بنیادی خامیاں ہیں، جیسے کہ ہم توانائی سمیت بہت سی چیزوں کے لیے درآمدات پر انحصار کرتے ہیں، ہمارا ٹیکس جمع کرنا بہت کم ہے، اور ہم اپنی برآمدات یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزیں باہر بیچنے پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ وہ اصل مسائل ہیں جن کا سامنا ہر آنے والی حکومت کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سب چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک جیسے ادارے مالیاتی پالیسی کے ذریعے تھوڑی بہت استحکام تو لا سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس بحران کی جڑوں تک پہنچنے کے لیے پورے معاشی ڈھانچے میں گہری بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو سب سے اہم بات، اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بحث کا مرکز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس ایک رہنما یا پارٹی کو الزام دیا جائے۔ اصل مسئلہ وہ ناقص نظام ہے جس کے اندر ہر حکومت نے کام کیا ہے اور جو پاکستان کو اس چکر سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہاں آ کر ہم ایک آخری اور شاید سب سے بڑے سوال پر رک جاتے ہیں۔ پاکستان کے سامنے چیلنجز بہت بڑے ہیں اور سیاسی عدم استحکام بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو کیا ان حالات میں پاکستان وہ بنیادی اصلاحات لا سکتا ہے جن کی اسے شدید ضرورت ہے؟ کیا ہم اس معاشی چکر کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکتے ہیں؟